तो लेट्स स्टार्ट विद दिस रीडिंग इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में का मतलब ये है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। इट कुड बी थ्रू इक्विटी और इट कुड बी थ्रू फिक्स्ड इनकम। सो इसका थीम ऑफ द रीडिंग ये है कि हम इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को कैसे कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो इसके टाइप्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट टॉपिक पर है। इसमें 4 टाइप्स होते हैं इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का। अभी हम फर्स्ट 3 पर फोकस करें, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स, एसोसिएट्स एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन में। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं इन तीनों कैटेगरीज में से कौन सा कैटेगरी है, ये जो हमने एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करी है कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है। तो इसका जो बॉलपार्क फिगर रफ, अगर हम रफ एस्टिमेशन ले रहे हैं तो हम कर सकते हैं यूजिंग ओनरशिप। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में स्टेक बाय कर रही है और उसको जो ओनरशिप स्टेक मिल रहा है वो लेस देन 20%, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल असेट कंसीडर करेंगे। और वो जो ओनरशिप स्टेक मिल रहा है आफ्टर इन्वेस्टमेंट, आफ्टर बाइंग स्टेक इन अनदर कंपनी, तो 20 to 50% मिल रहा है तो हम उसको एसोसिएट कंसिडर करेंगे। और ये ग्रेटर देन 50% है तो फिर हम उसको ग्रेटर देन 50% स्टेक ओनरशिप स्टेक हो रहा है आफ्टर बाइंग अ स्टेक इन द कंपनी, तो हम उसको एज ए बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसिडर करेंगे। सो ये जो था ओनरशिप से चेक करना, ये तो एक रफ लेवल चेक ही था। जो मेन जो चेक होता है वो होता है इन्फ्लुएंस ओवर बिजनेस ऑपरेशंस। अगर एक जो कंपनी दूसरी कंपनी में स्टेक बाय कर रही है और उसको उसका नॉट नॉट अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर बिजनेस डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे इन्वेस्टेड इन फाइनेंशियल एसेट्स। और उसका स्टेक बाय करने के बाद उसको एज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मिल रहा है ओवर बिजनेस ऑपरेशंस, तो हम उसको कंसिडर करेंगे एन एसोसिएट। और अगर उसका एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस है तो हम उसको कंसिडर करेंगे एज ए बिजनेस कॉम्बिनेशन। सो ऐसा हो सकता है कि हमारे जो है इन्फ्लुएंस मैटर करता है ना कि ओनरशिप परसेंटेज। तो ऐसा हो सकता है कि अगर किसी कंपनी का हमारे लेस देन 20% ओनरशिप है बट ऐसा केस हो सकता है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है। या ऐसा कि लाइक से फॉर एग्जांपल कोई इक्विटी कंपनी है जिसके 2 क्लासेस ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए रिप्रेजेंट करता है 10% ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, क्लास बी रिप्रेजेंट करता है 90% ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। सो हमारा जो स्टेक है वो क्लास ए के शेयर्स हमें 10% बाय कर रखा है। तो is despite having less ownership, less than 20% ओनरशिप, हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन आ गया जिसके पास हमारे पास कंट्रोल है बिकॉज जो क्लास ए का शेयर है उसी के पास वोटिंग राइट्स है। सो एसोसिएट्स में भी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 20 to 50% ओनरशिप है बिटवीन, बट हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन है कि हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है या फिर ऐसा सिचुएशन है कि हमारे पास कंट्रोल है। और बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास ग्रेटर देन 50% ओनरशिप है बट कोई कंट्रोल नहीं है बिकॉज में भी कोई रीजन होता है कि गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है या ड्यूअल क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स है। सो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे कैसे हमें पता चलता है, कैसे हमें एविडेंस मिलता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का। फर्स्ट दिस बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर कंपनी ए के कुछ एम्प्लॉइज है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिट करते हैं फॉर कंपनी बी जिसका हमने स्टेक बाय करे, तो उससे हमें पता चलता है कि ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। या कंपनी ए के जो एम्प्लॉइज है इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस फॉर कंपनी बी, तो हमें पता चलता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और कंपनी और कंपनी बी में जिसका हम स्टेक बाय कर रहे हैं उसके बीच में इंटरचेंज हो रहा है मैनेजर पर्सन का, तब हमें पता चलता है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। क्या कंपनी बी जो है कंपनी ए पर डिपेंडेंट है ऑन टेक्नोलॉजी, तो हमें पता चलता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। या कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन है बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी, तो हम कंक्लूड करेंगे। अगर इन पांचों में से कोई एक भी फैक्टर हो तो हम कंक्लूड करेंगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे रहती है इन तीनों कंपोनेंट्स में। सो इसमें मतलब सब्सिडी को कैसे दिखाते हैं इन द बुक्स ऑफ पेरेंट। सब्सिडी या बोलो या जिस जिस कंपनी का हमने स्टेक बाय करा है, सो इसमें फाइनेंशियल एसेट में हम इसको क्लासिफाई करते हैं एज ए फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या अमोर्टाइज कॉस्ट। एसोसिएट्स को हम दिखाते हैं यूजिंग इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये एक स्पेसिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। और बिजनेस कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं यूजिंग एक्विजिशन मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सो अब हम जॉइंट वेंचर्स में आते हैं। जॉइंट वेंचर्स में कंपनीज डिसाइड करते हैं कि वो एक प्रोजेक्ट रन करेंगे जिसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। इस जॉइंट वेंचर पे दोनों कंपनीज का शेयर्ड कंट्रोल रहता है और शेयर्ड ओनरशिप रहता है। सो इसको हम अकाउंट कैसे करते हैं, इसको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में अकाउंट करते हैं यूजिंग इक्विटी मेथड, जो कि ये सेम मेथड है जो कि हमने एसोसिएट्स के लिए यूज करा था। और रेयर केसेस में हम इसको प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड भी यूज करेंगे। सो अब हम डीप डाइव करेंगे इन इन 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन को कैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में दिखाते हैं।
ये सब फाइनेंशियल एसेट्स पर आते हैं। सबसे पहले हमें लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल समझना पड़ेगा। सो लेट्स से हमारे जो बॉन्ड है वो एक तरीके से एक डेट है। तो उस डेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि पार वैल्यू, करंट मार्केट प्राइस, कूपन परसेंटेज, किस परसेंटेज पर कितना कूपन का परसेंटेज है, एनुअल है, सेमी एनुअल है, क्वार्टरली, मतलब फ्रीक्वेंसी एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। एक कैरेक्टरिस्टिक टर्म मतलब कितने साल का है। और दूसरा है कि वाईटीएम क्या यील्ड है। तो लेट्स से हमारी पार वैल्यू 100,000 है और करंट मार्केट प्राइस 96,209 है। कूपन परसेंटेज 9% है और फ्रीक्वेंसी एनुअल है। टर्म ये 5 ईयर्स का है और यील्ड हमारी 10% है। तो इसके हिसाब से एक हम लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना सकते हैं। तो लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि कैसे बॉन्ड का डिस्काउंट या प्रीमियम अमोर्टाइज होता है ओवर द ईयर्स। तो कैसे ये बॉन्ड का जो करंट मार्केट प्राइस है वो रीच करता है टुवर्ड्स द पार वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो ये इस स्टार्ट करते हैं लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से। सो ये हम ईयर वन का जो पहला पेनिंग वैल्यू है उसे मैं विद रिस्पेक्ट टू द करंट मार्केट प्राइस, तो जिस प्राइस पे हमने खरीदा था वही हमारा पेनिंग वैल्यू हो जाएगा फॉर फर्स्ट ईयर। फिर हम उसमें कूपन इनकम निकालेंगे। कूपन इनकम कैसे निकालेंगे, ये जो पार वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे कूपन परसेंटेज को। 9% हमारा कूपन था, एनुअल कूपन था। सो 9% इंटू 100,000 9,000 हो जाएगा। फिर हम इंटरेस्ट इनकम पर आते हैं। इंटरेस्ट होगा बिगनिंग वैल्यू इनटू द यील्ड ऑफ द बॉन्ड। बिगनिंग वैल्यू ऑफ द ईयर वन, जो कि सेम इस ईयर में तो सेम एज करंट मार्केट प्राइस है। सो करंट मार्केट प्राइस इनटू द यील्ड विच इज 10%। तो ये हो गया 9,620.9। तो अब हम एंडिंग वैल्यू निकालेंगे। एंडिंग वैल्यू निकालेंगे बिगनिंग वैल्यू माइनस कूपन इनकम प्लस इंटरेस्ट इनकम। तो ये हमारी एंडिंग वैल्यू होगी। जो हमारी एंडिंग वैल्यू है नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग वैल्यू हो जाएगा। सेम प्रोसेस रहेगा इसमें। जो इस वाले ईयर में जो इंटरेस्ट इनकम निकालेंगे वो बेस्ड ऑन बिगनिंग वैल्यू ऑफ ईयर टू के हिसाब से निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द यील्ड। सेम प्रोसेस रहेगा फॉर ऑल 5 ईयर्स और लास्ट में हमारा जो पार वैल्यू उतना आ जाएगा। तो अब हम आते हैं कि डेट सिक्योरिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर। सो लेट्स से एक फाइनेंशियल एसेट्स को एज एन अमोर्टाइज कॉस्ट क्लासिफाई कर रखा है। तो बैलेंस शीट पर क्या आता है, बैलेंस शीट पर इनिशियली रिकॉर्ड करता है एट द रेट कॉस्ट जिस पर हमने खरीदा था। जब हमने खरीदा तो क्या किसका करंट मार्केट प्राइस था या फेयर वैल्यू था। फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं एट द रेट अमोर्टाइज कॉस्ट। अमोर्टाइज कॉस्ट ये है जो कि एंडिंग वैल्यू होगा एट द रिस्पेक्टिव ईयर, या जो हमारी बुक में वैल्यू चल रही है वो हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट हो जाएगा एक तरीके से। सो इनकम स्टेटमेंट में ये आएगा इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम ये वाला रो है। बस इंटरेस्ट इनकम आएगा। इस वाले केस में हम रिकॉर्ड नहीं करते अनरियलाइज गेन और लॉसेस को। और इंटरेस्ट इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिगनिंग वैल्यू इस वाले टेबल का बिगनिंग वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द वाईटीएम। तो यहाँ पर हम एग्जांपल में ये देख रहे हैं कि क्या फाइनेंशियल एसेट का क्या बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पर इम्पैक्ट आएगा एट द एंड ऑफ ईयर वन। सो बैलेंस शीट पर आएगा पहले तो अमोर्टाइज कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईयर वन, जो कि एंडिंग वैल्यू ऑफ ईयर वन होगा 96,830। और इनकम स्टेटमेंट पर आएगा इंटरेस्ट इनकम, जो कि इस साल 9,620.9 है, या 9,621 बोल लो राउंड ऑफ करके। और बैलेंस शीट में एक और चीज आएगा जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है, कैश। कैश 9,000 इंक्रीज होगा बिकॉज हमारे हमें कूपन रिसीव है। सब नेक्स्ट केस पे आता है जिसमें हमारा जो फाइनेंशियल एसेट है वो एज एन एफवीपीएल क्लासिफाई हो रखा है। एफवीपीएल में क्या होता है कि अनरियलाइज गेन्स और लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस से फ्लो करते हैं। तो हम इसमें इनिशियली तो रिकॉर्ड करेंगे एट द कॉस्ट जिस पर हमने खरीदा है एट टाइम जीरो। सो और फिर बाद में हम रिकॉर्ड करेंगे एट द रेट फेयर वैल्यू। सो और इनकम स्टेटमेंट में हम करेंगे बॉन्ड का इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज, ये वाला कॉलम। और अनरियलाइज गेन्स और लॉस भी इनकम स्टेटमेंट में आएगा। It is calculated as fair value at the end of the year one minus the ending year carrying value. So 98,500 minus 96,830 अराउंड इक्वल करता है 1,670। सो जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है, इफ फाइनेंशियल एसेट इज क्लासिफाइड एज एफ तो इसमें हम करेंगे इनिशियली एट द रेट कॉस्ट, मतलब इनिशियली जितना हमने फेयर मार्केट वैल्यू पर परचेज करा था और फिर उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे एट द रेट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू वही है जो कि करंट मार्केट प्राइस चल रहा है बॉन्ड का। इसमें बैलेंस शीट में कैश भी आएगा एज कूपन इनकम और अनरियलाइज गेन्स और लॉस हमारा फ्लो करेगा थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और जो इनकम स्टेटमेंट में है बस इंटरेस्ट इनकम आएगा इस केस में। सो एफ के केस में बैलेंस शीट में हमारा जो ईयर वन के एंड का जो फेयर वैल्यू है 98,500 वो रिकॉग्नाइज होगा असेट पे।
और जो 9,000 है वो हमारा कैश है एज कूपन इनकम। और 1,670 है, ये हमारा आ रहा है अनरियलाइज गेन्स एंड लॉस। इसको कैसे निकालें? 98,500 जो कि हमारा फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर है, माइनस द एंडिंग कैरिंग वैल्यू 96,830, तो ये 1,670 आया है। और जो इनकम स्टेटमेंट में ये वाले जो आइटम 9,621, ये हमारा इंटरेस्ट इनकम है, इसको हमने यहाँ पे डाला है। सो नेक्स्ट अब हम इक्विटी सिक्योरिटी पे आते हैं। इक्विटी सिक्योरिटी में अमोर्टाइज्ड कॉस्ट नाम की कैटेगरी नहीं होती, बिकॉज इक्विटी सिक्योरिटी का जो लाइफ होता है वो इनडेफिनेट होता है। सो एफपीएल में बैलेंस शीट में क्या आता है? बैलेंस शीट में आता है इनिशियली जिस कॉस्ट पे हमने खरीदा था, और फिर उसके बाद जो फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है उस टाइम पर, वो आता है। और इनकम स्टेटमेंट पे आता है अनरियलाइज्ड गेन्स। अनरियलाइज्ड गेन होगा इक्विटी सिक्योरिटी में एज ए कैपिटल गेन। और जो डिविडेंड्स आ रहे हैं वो भी हमारे इनकम स्टेटमेंट में आएगा। एफईओसीआई डिविडेंड्स हमेशा हमारे इनकम स्टेटमेंट में आता है। और एफईओसीआई के केस में इनिशियली जो अ, हमने जिस कॉस्ट पे परचेज करा है उस कॉस्ट को हम टाइम जीरो पे रिकॉर्ड करेंगे, और फिर सब्सिक्वेंटली हम फेयर वैल्यू जो उसका करंट प्राइस चल रहा होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे। अनरियलाइज गेन्स जो होंगे वो हमारे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के जरिए फ्लो करेंगे बैलेंस शीट में। और डिविडेंड्स जो होंगे वो हमारे इनकम स्टेटमेंट में आएंगे। सो नेक्स्ट हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स के टॉपिक पर आए। इसमें हम इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं टू शो इट इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिस पर हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। और जो रफ लेवल हमारा एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं, तो हम देख सकते हैं कि अगर ओनरशिप 20 to 50% है तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। बट इसको चेक करने के कुछ अलग गाइडलाइंस भी होते हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो जॉइंट वेंचर में टू और मोर कंपनीज एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं जिसे हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। इस जॉइंट वेंचर में टू और मोर कंपनीज का जॉइंट ओनरशिप रहता है और जॉइंट कंट्रोल रहता है। सो एक कन्वीनियंट तरीका है टू एंटर फॉरेन मार्केट्स, टू कंडक्ट स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज और एंगेज इन रिस्की प्रोजेक्ट्स। तो अभी टेस्ला इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये मारुति सुजुकी के साथ एक टाई अप कर सकता है, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है टू गेन एंट्री टू द इंडियन मार्केट। तो अब नेक्स्ट आता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। सो फर्स्ट केस हमारा ये है कि जब अमाउंट हम जो पे कर रहे हैं वो एक्सीड करती है बुक वैल्यू फॉर द कंपनी, तो ये जो परचेज प्राइस जो हमने पे करा है कंपनी को परचेज करने के लिए, वो तीन कंपोनेंट्स का कंसिस्ट करता है। पहले तो बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, और उससे ज्यादा है तो फिर ये एक्सेस रिप्रेजेंट करता है ऑफ फेयर वैल्यू ओवर बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। और फेयर वैल्यू से भी ज्यादा प्राइस दिए तो रेस्ट ऑफ द प्राइस हमारा गुडविल रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने गुडविल पढ़ा है, गुडविल जो होता है कि वो रिप्रेजेंट करता है परचेज प्राइस माइनस द फेयर वैल्यू, जितना हमें पे करना चाहिए था उससे जो हम एक्स्ट्रा पे करा है वो गुडविल होता है। तो उसी का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक कंपनी है, कंपनी ए, वो 20% स्टेक बाय करने के लिए कंपनी बी में 200 रुपये पे करता है इन ईयर 2010। सो बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कंपनी बी के दे रखा है 500 और 750 है, तो हमने 20% स्टेक के लिए 200 रुपये पे करे। और ये वाले जो 500 और 70 फिगर है ये पूरी कंपनी कंपनी वाला 100% स्टेक के लिए है, तो हम इसका रेलिवेंट 20% स्टेक निकालेंगे। सो बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हमारा 100 रुपीज हो जाएगा और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हमारा 150 रुपीज हो जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट ईयर के नेट इनकम और डिविडेंड्स दे रखे हैं 2011 और 2012 के। और एक एक्स्ट्रा लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन दे रखा है एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू ओवर बुक वैल्यू को अमोर्टाइज करना है एट द रेट 10%। सो इसी में जस्ट अ फ्यू थिंग्स मोर, ये जो एक्सेस है ऑफ फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू अमोर्टाइज हो रहा है एट द रेट 10% पर ईयर। और दूसरा जो है कि ये जो परचेज हुई है एट द एंड ऑफ ईयर 2010। और ये इस डेटा को कभी कभार ऐसे ना दे करके ऐसे भी दे सकते हैं जिसमें बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू, टोटल बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू दे रखी है एसेट्स की, टोटल एसेट्स दे रखे हैं और टोटल लायबिलिटीज दे रखी है। हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा नेट एसेट्स की वैल्यू निकालने के लिए, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकालने के लिए और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकालने के लिए। फिर हम इसका एट द रेट 20%, एट द रेट 20% करेंगे 500 का, तो ये 100 और 150 आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, बैलेंस शीट का इक्वेशन रहता है असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो असेट माइनस लाइबिलिटीज करके हम ये निकाल रहे हैं कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें शेयर होल्डर इक्विटी का क्या वैल्यू है। और फिर इसका हम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकाले। फेयर वैल्यू मतलब हम असेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू कर रहे हैं एट करेक्ट मार्केट प्राइस।
और उसका हम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकाल रहे हैं, तो ये जो बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का डिफरेंस है वो एक्सेस रिप्रेजेंट करता है, और हम फेयर वैल्यू से भी कुछ ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो वो अमाउंट गुडविल रिप्रेजेंट करता है कि हम जो मार्केट प्राइस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज है उसके डिफरेंस से भी अगर हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं तो गुडविल पे कर रहे हैं, जो कि एक इंटेंजिबल एसेट्स है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि या तो ब्रांड का अच्छा इमेज है, या फिर मतलब कुछ पॉजिटिव है बिजनेस के बारे में जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट पे आते हैं, हम इनकम स्टेटमेंट में कैसे दिखाते हैं ये इक्विटी मेथड में। इक्विटी मेथड में इनकम स्टेटमेंट में शेयर ऑफ नेट इनकम या नेट लॉस आता है, इसमें हम डिविडेंड्स को इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज अगर हम डिविडेंड्स को इंक्लूड करेंगे तो वो डबल अकाउंटिंग आ जाएगा, बिकॉज डिविडेंड्स को हम कैश में इंक्रीज कर रहे हैं। और जो दूसरा आइटम आता है वो आता है अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो जो बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है वो तो मतलब जो जो कंपनी हम परचेज कर रहे हैं उसकी बुक्स में वो डेप्रिशिएट होता रहता है, बट जो एक्सेस है और फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू वो हम अपने पेरेंट की बुक में डेप्रिशिएट करते हैं। तो इस वाले केस में जो हमारा नेट इनकम है जो पूरा कंपनी को बिलोंग करता है वो 40 रुपीज है फॉर 2011, और 2012 की 60 रुपीज है। हमें इसका 20% निकालना पड़ेगा टू गेट टू द शेयर विच बिलोंग्स टू अवर इन्वेस्टर कंपनी। और जो एक्सेस है वो 250 रुपीज है वैसे, बट इसका हम एक्सेस निकालें अकॉर्डिंग टू 20% स्टेक तो वो 50 रुपीज आया, और ये 50 रुपीज लिखा है कि एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू अमोर्टाइज हो रहा है एट द रेट 10% ईच ईयर। तो 50 रुपीज का 10% लाइक 5 रुपीज ईच ईयर अमोर्टाइज हो रहा है। और अगर इसको एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू अमोर्टाइज एट द रेट 10% पर ईयर करके ना करके ऐसे लिखे कि टोटल असेट्स आर डेप्रिशिएटेड ओवर 10 ईयर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो इसका भी मतलब सेम ही बनता है। तो यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट 2010 पर तो कोई एंट्री नहीं आया, बिकॉज जो एक्विजिशन हुई थी वो हुई थी एट द एंड ऑफ ईयर 2010। 2011 में इनकम स्टेटमेंट में हमारा नेट इनकम में जो 20% स्टेक बन रहा है वो 8 रुपीज बन रहा है, और जो एक्सेस एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू जो अमोर्टाइज हो रहा है वो 10% ऑफ 50 है, तो -5 ईयर्स का माइनस हो रहा है। और 2012 में हम भी हमारा एक्सेस सेम रहेगा, एक्सेस -5 रहेगा, और नेट इनकम का 20% 12 रुपीज एसोसिएट सॉरी पेरेंट के इनकम स्टेटमेंट में दिखाया जाएगा एज शेयर ऑफ इनकम कमिंग फ्रॉम एसोसिएट। नेक्स्ट हम बैलेंस शीट पे आते हैं, हम इसको ऐसे क्लासिफाई करेंगे ऐसे नॉन करंट एसेट ऑन बैलेंस शीट। इसका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा आफ्टर आफ्टर एक्विजिशन। अगर एंड ऑफ ईयर 2010 में तो यही आएगा कि जो हमारा जितना हमने पे करा है फॉर इन्वेस्टमेंट वो आएगा। फिर उसके बाद जो आएगा बिगनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस शेयर ऑफ नेट इनकम माइनस शेयर ऑफ डिविडेंड्स माइनस अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सेस फेयर वैल्यू ओवर बुक वैल्यू। तो ये तीन चीजें और ऐड हो जाएंगी बिगनिंग वैल्यू पर। यहाँ पर बिगनिंग वैल्यू से मेरा ये मतलब है कि लास्ट ईयर जो हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट रिपोर्ट हुआ था इस सब्सिडरी के लिए, सो 2010 में जो बैलेंस शीट में आएगा जब हमने लास्ट डेट को ही एक्विजिशन करा फॉर फाइनेंशियल ईयर, तो 200 रुपीज आएगा जितना हमने पे करा था। 2011 में हमारा शेयर ऑफ नेट इनकम डिविडेंड्स और एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू भी आएगा, सो 200 प्लस 20% ऑफ 40 माइनस 20, जो कि हम अपना स्टेक निकाल रहे हैं, माइनस 10% ऑफ 50। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा 199 रुपीज आ जाएगा, फिर उसको हम बिगनिंग वैल्यू ऑफ नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट बन जाएगी 199। इसमें हम ऐड करेंगे 20% ऑफ नेट इनकम माइनस डिविडेंड, मतलब अपने स्टेक निकालें, अपने स्टेक का जो परसेंटेज है उसमें से मल्टीप्लाई करें नेट इनकम माइनस डिविडेंड्स को, माइनस द द एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू जो कि 10% पर अमोर्टाइज हो रहा है ईच ईयर। तो इस इक्वेशन को हमारा सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल वैल्यू 202 रुपीज आ रहा है। सो जस्ट द नोट, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पर वन लाइन कंसोलिडेशन होता है। तो ये जो हमारा नॉन करेंट एसेट है इसी को एज सिंगल लाइन आइटम ऑन बैलेंस शीट दिखाते हैं, और इनकम स्टेटमेंट में जो हमारा शेयर ऑफ नेट इनकम आ रहा होता है उसको भी एज ए सिंगल लाइन कंसोलिडेट करते हैं। और इसमें इसमें इनकम स्टेटमेंट में जो एक्स्ट्रा टर्म आता है वो अमोर्टाइजेशन की तरफ इंक्लूड होते हैं। और गुडविल को हम ऐसे सेपरेटली असेट नहीं दिखाते बैलेंस शीट में, जो इसमें जो हमने एक्स्ट्रा पे करा है वो यहीं पर नॉन करंट असेट में ही दिख जाता है, तो उसको एक सेपरेट असेट नहीं दिखाते गुडविल को। इसमें यहाँ पे एक और चीज़ है, जब अमाउंट पेड लेस देन रहता है देन फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स, तो हम गेन भी रिकॉग्नाइज करेंगे इनकम स्टेटमेंट एट द रेट टाइम जीरो। फिर दूसरा चीज़ है प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड, ये जॉइंट वेंचर्स के लिए रेयरली यूज होता है। एंड सेकंड थिंग इस जॉइंट वेंचर में ऐसे जरूरी नहीं कि 50% ओनरशिप हो, जॉइंट वेंचर किसी भी शेयर के साथ बन सकता है।
सो इसमें जो इनकम से इस वाले प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड में जो इनकम स्टेटमेंट में हम डालते हैं परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द जॉइंट वेंचर एंड परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस। ये परसेंटेज है जितना हमने स्टेक ओन करे जॉइंट वेंचर में, और ये जॉइंट वेंचर्स का जितना भी रेवेन्यू या जितना की एक्सपेंसेस उसका उसी प्रोपोर्शन में डालना है। तो जो नेट इनकम में भी हमारा वही प्रोपोर्शन रिफ्लेक्ट होगा एज एन एडिशन, बिकॉज हम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को तो ला ही चुके हैं। और बैलेंस शीट में हम जितना हमारा प्रोपोर्शन ओनरशिप है उसका असेट्स और जितना प्रोपोर्शनेट ओनरशिप है उसका लाइबिलिटीज डाल देते हैं। तो हम एक तरीके से प्रोपोर्शनेट ओनरशिप जितना हमारा शेयर होल्डर इक्विटी में जो एडिशन हो रहा है वो भी उसी प्रोपोर्शन में हो रहा है। तो अब हम आते हैं फेयर वैल्यू ऑप्शन के डिस्कशन पर। तो अभी तक हमने इक्विटी मैथ पढ़े, इसी का एक सब्स्टिट्यूट होता है फेयर वैल्यू ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि अभी तक तो हम जैसे कि अर्निंग्स को ट्रैक कर रहे हैं, जो कंपनी हमने परचेज की है, उसी का हम मतलब बैलेंस शीट में इंक्रीज डिक्रीज करें। फेयर वैल्यू ऑप्शन में क्या होता है कि हम बैलेंस शीट में हम असेट दिखाते हैं एट द करंट मार्केट वैल्यू जितना का हमारा प्रपोर्शन है, और जो भी उसमें असेट की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो इनकम स्टेटमेंट में जा रहा है। सो फेयर वैल्यू ऑप्शन आईएफआरएस और यूएस GAAP में कैसे डिफरेंशिएट रहते हैं। तो पहले तो ये जो फेयर वैल्यू ऑप्शन है ये आईएफआरएस में कुछ रिस्ट्रिक्टेड एंटिटीज के पास ही अवेलेबल होता है, बट यूएस गैप में ये ऑप्शन सारी एंटिटीज के पास अवेलेबल होता है। कोई भी एंटिटी फेयर वैल्यू ऑप्शन यूज कर सकता है। एंटिटीज कौन कौन सी एलिजिबल है फॉर फेयर वैल्यू ऑप्शन अंडर आईएफआरएस? वेंचर कैपिटल, म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट और बाकी सिमिलर सिमिलर एंटिटीज लाइक इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड्स। फिर हम आते हैं इम्पेयरमेंट टेस्ट पर। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि राइट ऑफ करना। सो जब भी हमारी इन्वेस्टमेंट कैरिंग वैल्यू फॉल करता है बिलो द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से फॉल हो जाते हैं, तब हमें इम्पेयरमेंट करना होता है। सो इसका क्या क्या प्रोसेस रहता है आईएफआरएस और यूएस गैप में? आईएफआरएस यूएस गैप में दोनों ही स्टैंडर्ड्स में जो इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट टेस्ट वो रिक्वायर्ड होता है पीरियोडिकली बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी। और इम्पेयरमेंट लॉस कब हम रिकॉग्नाइज करते हैं? जब फेयर वैल्यू जो या कह लो कि मार्केट वैल्यू फॉल करता है बिलो द कैरिंग वैल्यू, और ये जो डिक्लाइन को है इसको हम टेम्पररी ना मान के परमानेंट मान लेते हैं कि फेयर वैल्यू कम ही रहेगी कैरिंग वैल्यू से, तब हमें एक इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। और यूएस गैप में भी सेम प्रोसेस रहता है एज आईएफआरएस। Now let's come to the topic of transaction with associates. सो इसमें अगर कोई इन्वेस्टर कंपनी एसोसिएट को सेल करती है तो इसे हम डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और एसोसिएट कंपनी इन्वेस्टर को सेल करती है तो इसे हम अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सो ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं इनको काफी ज्यादा स्क्रूटिनाइज करा जाता है, बिकॉज जो इन्वेस्टर कंपनी है हमारी वो टर्म्स एंड टाइमिंग्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है विद एसोसिएट्स। तो इससे क्या होगा? इससे ये हो सकता है कि एक कंपनी का इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो काफी अच्छे दिख रहे हो, बिकॉज ये जो ट्रांजैक्शन करी है एसोसिएट के साथ। जो हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो रिक्वायर करते हैं कि प्रॉफिट ऐसी ट्रांजैक्शन से तब तक रियलाइज ना हो जब तक कि कंफर्म ना हो थ्रू द यूज ऑफ थ्रू थर्ड पार्टी सेल। सो जैसे ही इन्वेस्टर ने एसोसिएट को बेचे तो जब तक एसोसिएट किसी को सेल नहीं करता तब तक ये प्रॉफिट एडेड कंफर्म नहीं होगा, ना ही एसोसिएट अगर सेल करे इन्वेस्टर को। सो ये जब तक ये थर्ड पार्टी को इन्वेस्टर सेल नहीं करेगा तब तक ये प्रॉफिट कंफर्म नहीं होगा। सो इसमें हम प्रॉफिट कंफर्म नहीं होगा मतलब हम उसी प्रॉफिट की बात करें जो कि इन्वेस्टर का शेयर है। सो तो हम कौन से प्रॉफिट और लॉस की बात करें जो कि एसोसिएट कंपनी को हो रहा है थ्रू दिस ट्रांजैक्शन, और उसमें भी जितना जितना कि हमारे इन्वेस्टर का ओनरशिप शेयर है एसोसिएट में उसी प्रॉफिट को हम बैकआउट या एडेड बैक करेंगे। सो अभी तक जो हमने देखा है इक्विटी इनकम फ्रॉम एसोसिएट का फॉर्मूला होता है शेयर ऑफ नेट इनकम माइनस अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू। तो इसमें एक थर्ड टर्म भी जुड़ जाएगा ट्रांजैक्शन विद एसोसिएट्स है कि हम जो ओनरशिप शेयर है उसका उससे मतलब जितना हमारा प्रोपोर्शनल शेयर है ओनरशिप इन्वेस्टर का एसोसिएट में उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई प्रॉफिट और लॉस हो रहा है टू एसोसिएट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। और लेट्स से कि इस ईयर प्रॉफिट या लॉस हुआ था जो कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है थर्ड पार्टी को सेल करके। सो नेक्स्ट ईयर अगर सेल हो जाता है तो फिर हम इस टर्म को दोबारा ऐड बैक करते हैं और नेक्स्ट ईयर इक्विटी इनकम फ्रॉम एसोसिएट। सो लेट्स से हमारी जो एसोसिएट है उसको 25,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है थ्रू दिस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। इनमें से कोई भी हो सकता है। सो इसमें जो है कि हमारा जो ओनरशिप परसेंटेज है वो 25% है इन्वेस्टर का एसोसिएट में, तो 5,000 अमाउंट वो हमारा होगा क्वेश्चन में जो कि अभी अभी कंफर्म हुआ है थ्रू थर्ड पार्टी सेल, तो इसको हम इस ईयर तो माइनस करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर जब कंफर्म हो जाएगा तब हम इसी कंपोनेंट को ऐड कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्या क्या चीजें एनालिस्ट को देखनी चाहिए व्हाइल लुकिंग एट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स।
सो पहले चीज तो ये देखनी चाहिए कि क्या इक्विटी मेथड अप्रोप्रिएट है। इक्विटी मेथड अप्रोप्रिएट तब होता है जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सो फॉर एग्जांपल एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसमें कि ओनरशिप हमारी 50% से भी ज्यादा है और कंट्रोल है, बट हम ऐसा इक्विटी मेथड को यूज कर रहे हो बिकॉज इट इससे हमारे लेवरेज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज काफी अच्छे दिखते हैं। सो ये एक तरीके से एक वार्निंग फ्लैग होगा। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जो इक्विटी मेथड है वो इम्प्रूव करता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड डेट रेशियोज को, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा। फॉर एग्जांपल नेट इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू। सो हम जो अमाउंट है वो सीधे हम नेट इनकम में इंक्लूड करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम एसोसिएट्स। जो इक्विटी इनकम आ रही है वो सीधे नेट इनकम में डालते हैं, रेवेन्यू नंबर अनचेंज रहता है हमारा। और जो इसमें तो सो इससे जो ये रेशियो है ये इम्प्रूव हो जाता है, बिकॉज नेट इनकम ऊपर जा रहा है, रेवेन्यू सेम रह रहा है। और डेट डिवाइडेड बाय असेट्स का जो रेशियो है, इसमें असेट्स ऊपर जा रहे हैं और डेट एज इट इज रह रही है, बिकॉज इसमें हमारा वन लाइन कंसोलिडेशन रहता है, इसलिए ऐसा सिचुएशन अराइज होते हैं। सो जो इक्विटी मेथड है वो रिकॉग्नाइज तो करता है अर्निंग्स, बट अगर अर्निंग्स हमारे अवेलेबल नहीं है एज डिविडेंड्स, तो एक तरीके से हमारे इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है बैलेंस शीट पे वो गलत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हम जो हमारा जो इक्विटी बैलेंस शीट में अकाउंट होता है उसको हम परचेज प्राइस को ऐड करते हैं विद नेट इनकम। सो अगर नेट इनकम अवेलेबल नहीं है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, तो एक तरीके से ये है ओवर इन्फ्लेटेड अमाउंट हो सकता है। फिर डिटेल्स ऑफ वन लाइन कंसोलिडेशन जो होती है, जिसमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में तो वन लाइन कंसोलिडेशन रहता है, पर डिटेल्स फुटनोट्स में अवेलेबल रहती है कि क्या क्या एसोसिएट के असेट्स है, लायबिलिटीज है और क्या ऑपरेटिंग रिजल्ट्स है। So now let's come to the topic of business combination. Business combination तब होता है जब two or more economic entities combine होती है to form larger economic entity. So IFRS में तो सिर्फ एक टाइप का बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है, कोई सब टाइप्स डिफाइन नहीं होते, जिसमें एक पार्टी को एज एन एक्वायरर डिफाइन करते हैं और दूसरी पार्टी जो एक्वायर हो रही होती है उसको हम टारगेट डिफाइन करते हैं। यूएस गैप में चार सब टाइप्स के बिजनेस कॉम्बिनेशन होते हैं। फर्स्ट इज मर्जर। मर्जर में ए और बी जो कंपनी है वो कंबाइन होकर एक लार्जर ए बन रहा है। बी जो होती है वो कंपनी वो सीजेस टू एग्जिस्ट हो जाता है। ए जो है फुल 100% एक्वायर कर रहा है बी को। सो सेकंड सब टाइप है हमारा एक्वेशन। एक्वेशन में ए और बी, ए बी को एक्वायर तो कर रहा है बट लेस देन 100% एक्वायर कर रहा है, तो ए और बी ऐसे सेपरेट इकोनॉमिक एंटिटीज कंटिन्यू करते हैं। ए को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिखानी पड़ती है। कंसोलिडेशन में क्या होता है, ए और बी कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी सी। ए और बी दोनों सीजेस टू एग्जिस्ट होते हैं। और स्पेशल पर्पस एंटिटी और वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी के टॉपिक पर हम लास्ट में आएंगे चैप्टर के। इसमें जो ये एंटिटीज होती है उनके लिए कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड होता है। सो हिस्टोरिकली हमने जो है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए दो अकाउंटिंग मेथड्स यूज करें। एक तो परचेस मेथड और पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड को डिसकंटिन्यू करते हैं और परचेस मेथड को रिप्लेस कर दिया बाय मेथड नेम एज एक्वेशन मेथड, जो कि अभी का करंट मेथड है और जो कि हमें अभी आगे पढ़ना पड़ेगा। सो एक्वेशन मेथड की कंसिडरेशंस क्या क्या है। सो जो हमारा पहला कंसिडरेशन है वो ये है कि हम जो असेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं हमारी जो सब्सिडरी है उस पर, उसको जो हम लाते हैं तो फिर हम उसको रिवैल्यू करते हैं। अभी तो बुक वैल्यू पर अवेलेबल है, उसको रिवैल्यू करके हम फेयर वैल्यू है जो मार्केट मार्केट वैल्यू चल रही है उसकी उस पर हम रिकॉग्नाइज करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे। तो इसमें एक चीज ये भी है कि अगर कुछ पेटेंट या कॉपीराइट कुछ इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे डेवलप करे जिसकी जो बुक वैल्यू अभी जीरो है हमारी सब्सिडरी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको हम ला रहे हैं तो उसको भी हम रिवैल्यू करके फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर हम कंटीजेंट लायबिलिटीज जो कि है ऑफ द सब्सिडरी, उसको भी या सब्सिडरी बोलो या फिर टारगेट बोलो, टारगेट की जो कंटीजेंट लायबिलिटीज है उसको भी हम अपनी बैलेंस शीट पर लाएंगे। इसमें कंडीशन ये है कि ये कंटीजेंट लायबिलिटीज अराइज हो रही है फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड इट कुड बी मेजर्ड रिलायबली। फिर तीसरा ये है कि हम रिक्लासिफाई करेंगे फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज एक्वायर्ड को, जो कि अवेलेबल है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द टारगेट। सो इसकी जो हमारी जो नई इकोनॉमिक रियलिटीज है, जो फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग या फिर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, जो कि अभी हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा है। तो अगर जो हमारी जो इस एक्वायरर की जो इकोनॉमिक रियलिटी की उसका क्या इंटेंशन है और वो कितने टाइम तक होल्ड करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम इनको कैटेगराइज करेंगे एस एफवीपीएल, एफईओसीआई और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। फिर चौथा पॉइंट ये है कि रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा हमें गुडविल। गुडविल तब अराइज होती है जब हमारा परचेज प्राइस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। सो गुडविल भी दो तरीके की होती है, फुल गुडविल और पार्शियल गुडविल। आईएफआरएस
चॉइस देता है कि हम फुल गुडविल या पार्शियल गुडविल कोई भी यूज कर सकते हैं, बट यूएस कैप रिक्वायर करता है कि हम फुल गुडविल मेथड ही यूज करें। फिफ्थ पॉइंट ये है कि हमें रिकॉग्नाइज करने का पड़ेगा गेन अगर परचेज प्राइस लेस है देन कंपेयर टू फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। सो एक वन टाइम गेन भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा हमें इनकम स्टेटमेंट में, अगर परचेज प्राइस लेस है कंपेयर टू द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो अभी हम इस टॉपिक पर आ रहे हैं कि एक्विजिशन मेथड ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर रिफ्लेक्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम गुडविल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के टॉपिक में आ रहे हैं, जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आईएफआरएस में फुल गुडविल या पार्शियल गुडविल मेथड दोनों का ऑप्शन है, कोई भी चूज कर सकते हो। और यूएस कैप रिक्वायर करते हैं कि हम यूज करें फुल गुडविल मेथड को। सो गुडविल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होंगे वो इन दोनों दोनों ही मतलब मेथड्स में अलग अलग अमाउंट आएगी फॉर गुडविल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सो देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो जो पार्शियल गुडविल है वो तो अभी तक जो हम इक्विटी मेथड में करते हैं वो सेम कैलकुलेशन है। तो लेट्स से हमने अमाउंट जो पे करा है वो 320 रुपीज है फॉर 80% स्टेक। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 300 गिवन था, तो हमें इसका 80% करना पड़ेगा 240। तो ये डिफरेंस जो होगा 320 माइनस 240, ये 80 रुपीज हमारा पार्शियल गुडविल होगा। अब फुल गुडविल पे आते हैं, इसमें हाइपोथेटिकली हमें एज्यूम करना है कि हमने 100% ऑफ कंपनी एक्वायर करी है। सो ये जो 320 अमाउंट है, या तो हमें ऐसा हो सकता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी दे रखा हो जो कि लेट्स से 400 गिवन है, या फिर अगर नहीं गिवन है तो हमें ये 320 अमाउंट से कोई ग्रो करना पड़ेगा। 320 इंटू 100 अपॉन 80 करके जो वैल्यू आ रही है वो 400 आ रहा है। तो उसके हिसाब से हमें ये गुडविल निकाल नंबर निकालना पड़ेगा कि हाइपोथेटिकली हमने 400 रुपीज पे करा फॉर फुल कंपनी। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 300 है, तो अराउंड 100 रुपीज हमारा फुल गुडविल मेथड के हिसाब से गुडविल आया है। तो नेक्स्ट हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट के टॉपिक पर है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट अंडर फुल गुडविल मेथड इक्वल होगा कि हम वैल्यू कितना है ऑफ अनओन्ड बिजनेस। सो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म 400 रुपीज और हमने अमाउंट पे करा है 320 रुपीज। सो 80 रुपीज जो डिफरेंस है वो हमारा बन गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट अंडर फुल गुडविल मेथड। सो इसमें जो पार्शियल गुडविल का के लिए जो वैल्यू निकाले उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया था अंडर फुल गुडविल मेथड। तो हमारा 80 रुपीज आया था, उससे हम माइनस करेंगे फुल गुडविल और प्लस करेंगे पार्शियल गुडविल। सो फुल गुडविल हमारा 100 रुपीज था और पार्शियल गुडविल हमारा 80 रुपीज था। सो तो 80 माइनस 100 प्लस 80 फाइनल वैल्यू हमारा 60 आ रहा है अंडर माइनॉरिटी इंटरेस्ट फॉर पार्शियल गुडविल मेथड। तो अब हम बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस शीट कैसे रिफ्लेक्ट होता है अंडर एक्विजिशन मेथड। तो इसमें हम कंबाइन करते हैं 100% ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी विद पेरेंट एट द रेट फेयर वैल्यू। तो इसमें अगर बुक वैल्यू देर भी रखा हुआ तो हमें इसे इग्नोर करना है। जो हमें फेयर वैल्यू गिवन है ऑफ सब्सिडरीज असेट्स एंड लाइबिलिटीज हमें उसे कंसिडर करना है। और असेट में हमारे एक एडिशनल असेट गुडविल आ जाएगा जिसकी अमाउंट डिफर करेगी कि हम फुल गुडविल मेथड यूज कर रहे हैं या पार्शियल गुडविल मेथड। तो अगर कोई इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है उसको हम एलिमिनेट करते हैं वेदर अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन या डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है। बिजनेस कॉम्बिनेशन जिसमें लेस देन 100% एक्विजिशन हुआ है उसमें हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी शो करना पड़ेगा ऑन बैलेंस शीट, या आएगा अंडर शेयर होल्डर्स इक्विटी। फिर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एज्यूम कर रहे हैं कि जो टारगेट है उसने पेमेंट करी एक्वायरर के लिए इन शेयर्स, और टारगेट की बैलेंस शीट पे जो कॉमन स्टॉक है उसमें विद पार वैल्यू स्टॉक है। एक हम ऐसा भी एग्जांपल करें जिसमें विद नो पार वैल्यू स्टॉक है, इसमें पार वैल्यू स्टॉक है। तो पार वैल्यू स्टॉक में दो आइटम आते हैं, एक तो कैपिटल स्टॉक आता है और एक एडिशनल पेरेंट कैपिटल आता है। कैपिटल स्टॉक वो पार्ट होता है जैसे कि अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है, लेट्स से कि उसने 1 रुपीज का स्टॉक इशू करे तो 1 रुपीज तो पार वैल्यू में आ जाएगा, बट उसका मार्केट प्राइस 15 रुपीज है। सो मार्केट प्राइस और जो पार वैल्यू की जो डिफरेंस है 14 रुपीज, ये एडिशनल पेड इन कैपिटल में आएगा। सो अभी जो हमारा जो पिछला उसका बैलेंस है बैलेंस शीट का इन इन द बुक ऑफ पेरेंट, तो उसमें तीन आइटम होंगे। एक तो कैपिटल स्टॉक और एडिशनल पेड इन कैपिटल, और तीसरा होगा रिटेन्ड अर्निंग्स। सो कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज हो जाए जितने हमने शेयर्स इशू करे मल्टीप्लाइड बाय par value of the share। सो par value of the share 1 है और लेट्स से शेयर इशू 1000 है, तो 1000 रुपीज ऐड हो जाएगा। फिर जो एडिशनल पेड इन कैपिटल में ऐड होगा मार्केट वैल्यू माइनस पार वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। सो 15 रुपीज हमारा मार्केट वैल्यू था माइनस 114 इंटू 1000 14,000 हो जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स हमारा एज इट इज रहेगा जैसा हमारे पेरेंट्स की बुक्स में था। और अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा तो वो डिपेंड करेगा कि ये फुल गुडविल मेथड है या पार्शियल गुडविल मेथड है, इसकी अमाउंट। और ये तभी रिपोर्ट होगा जब जब लेस देन 100% कंपनी एक्वायर होगी।
सो नेक्स्ट अब हम इस एग्जांपल में आ रहे हैं। इसमें जो एक्वायर है उसने 90% स्टेक लिया है टारगेट में। इसमें जो एक्वायर का कॉमन स्टॉक है उसने कॉमन स्टॉक के जरिए पे करा है, और उसका जो कॉमन स्टॉक है वो नो पार कॉमन स्टॉक है। सो ये जो नो पार कॉमन स्टॉक होता है इसमें एडिशनल पेड इन कैपिटल और कैपिटल स्टॉक के डिफरेंसेस का ऐसा ऐसा कोई इशू नहीं होता। इसमें जो है कि जो इशूड प्राइस होता है उसको हम ऐसे रिकॉर्ड नहीं करते, जो हमारा टोटल मार्केट प्राइस चल रहा है उसी को हम कैपिटल स्टॉक में डाल देते हैं। तो हमने 180,000 पे करा है, और जो टारगेट का जो मार्केट वैल्यू चल रहा है फुल कंपनी का वो 200,000 चल रहा है। सो इसका जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, बुक वैल्यू को हमें इग्नोर करना है एक्वेशन के क्वेश्चन में। सो जो इसका फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है वो 1,60,000 बन रहा है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें जो है पार्शियल और फुल गुडविल मेथड के हिसाब से बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले तो हम ये 2 बाई 2 टेबल बनाएंगे। इसमें सबसे पहले तो अमाउंट पेड, जितना हमने अमाउंट पे करा है 180, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द टारगेट ये 200 है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ टारगेट 160 है, और जितना हमने स्टेक एक्वायर करा है 90% उसके हिसाब से 144 है। यहाँ पे ये 160,000 है, मैंने इसको शॉर्ट में 160 लिख लिया है। सो इसमें फुल गुडविल मेथड में जो गुडविल बनेगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन 200 माइनस 160, एक्ज्यूमिंग 100% ऑफ कंपनी हम एक्वायर करें 40। और पार्शियल गुडविल में जैसे हम इक्विटी मेथड में करते आए हैं, 180 माइनस 144 36 बनेगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनेगा हमारा फुल गुडविल मेथड में 200 माइनस 180, 200 माइनस 180 ₹20 बनेगा, जितना कि मार्केट वैल्यू है बिजनेस का माइनस कि जितना हम अमाउंट पे करें। और फुल गुडविल मेथड में जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनेगा, सबसे पहले हम जितना फुल गुडविल मेथड में माइनॉरिटी इंटरेस्ट बना था उससे स्टार्ट करेंगे, फिर जो फुल गुडविल माइनस पार्शियल गुडविल का डिफरेंस है उसको हम माइनस करेंगे इससे। सो 20 माइनस 40 प्लस 36, सो हमारा 16 वैल्यू बनना है। इसको हम ऐसे करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 100% और 90% का क्या डिफरेंस है, तो वो 16 है। तो ऐसे भी करेंगे तो ये भी गलत नहीं है। सो फिर हम निकालेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सारे आइटम्स कॉमन है, बस गुडविल का अमाउंट डिफरेंट है और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का अमाउंट डिफरेंट है यहाँ पर। इससे रिजल्टिंग जो टोटल एसेट्स का अमाउंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, और यहाँ पे टोटल इक्विटी का अमाउंट है वो डिफरेंट हो रहा है। लाइबिलिटीज एकदम सेम है, और ये जो टोटल है लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी का ये भी बैलेंस चीज है, ड्यू टू बैलेंस ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का थोड़ा कम है। सो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो गुडविल अमाउंट है वो पार्शियल गुडविल में कम है, इससे रिजल्टिंग असेट्स भी पार्शियल गुडविल में कम है, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वजह से जो टोटल इक्विटी है वो भी कम है कंपेयर टू फुल गुडविल मेथड। सो इसमें जो बाकी के असेट्स है वो कैसे निकाले, पेरेंट की जो बुक वैल्यू है उसको हम कंसिडर करेंगे। जो बस टारगेट का बुक वैल्यू उसको हम इग्नोर करें, पेरेंट की बुक वैल्यू प्लस जो हम असेट्स लाते हैं वो फेयर वैल्यू पे लाते हैं, हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो 40,000 प्लस 100% ऑफ 15,000, सो ये 55,000। बाकी सारे असेट्स के लिए भी यही सेम प्रोसेस है, 125,000 प्लस 80,000 205,000, 235 प्लस 155,000 390,000। और लाइबिलिटीज के लिए भी यही है, 55,000 प्लस 20,000 75,000, और 120,000 प्लस 70 190,000। सो बाकी जो आइटम है उसमें जो रिटेन अर्निंग्स में कोई चेंज नहीं होगा, जो हमारी पेरेंट की रिटेन अर्निंग है वही रहेगा। और बाकी जो कैपिटल स्टॉक है उसमें हमने 1,80,000 का जो फेयर वैल्यू है वो एक्स्ट्रा इशू करा था। फेयर वैल्यू मतलब 1,80,000 के मार्केट वैल्यू के शेयर्स इशू करे थे, सो 87,000 प्लस 1,80,000 2,67,000 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम एक्वेशन मेथड में इनकम स्टेटमेंट पर क्या आता है उस पर आ रहे हैं। सो एक्वेशन मेथड में इनकम स्टेटमेंट पे जो भी हमारा टारगेट का रेवेन्यू एक्सपेंसेस उसको हम 100% कंबाइन करते हैं विद दैट ऑफ द पेरेंट। और कोई अगर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है वेदर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उसको हम एलिमिनेट करते हैं इन फुल। सो कुछ ऐसा इनकम स्टेटमेंट बनता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइन आइटम रहते हैं। इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस तो वो ही है जिसमें मतलब कि जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस जो हमने ऐड कर चुके हैं 100%, तो उससे जो हमारा नेट इनकम आ रहा है उससे वो हमने रिफ्लेक्ट कर रखे हैं। फिर हम माइनस करते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जो नेट इनकम है वो हमें बिलोंग नहीं करता। सो लेट्स से हमारा हमने 80% कंपनी एक्वायर करी थी, 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा। तो उससे उसकी जो 20% इंटू दिस इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उससे हमारा फाइनल आएगा कंसोलिडेटेड नेट इनकम टू पेरेंट शेयर होल्डर्स। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें हमने सेल्स, सीओजीएस, इंटरेस्ट एक्सपेंस ये सारे कंबाइन कर रखे हैं ऑफ 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 टारगेट विद दैट ऑफ एक्वायरर। फिर इससे हमारा इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आ रहा है, इसको इसको करने के बाद।
और मतलब इसको प्लस माइनस करने के बाद सेल्स माइनस जो एक्सपेंसेस है, और इसके बाद जो हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसको हमने दिखा रखा है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा 10% इंटू द सब्सिडरीज के नेट इनकम। इस केस में ये 63,500 से भी 10% करेंगे तो ऐसा आंसर आ जाएगा, बट ये गलत होगा। फिर इसमें कंसोलिडेटेड नेट इनकम टू पेरेंट शेयर होल्डर की वैल्यू होगी 63,500 माइनस 6,350 इक्वल्स 57,150। सो ये जो फुल गुडविल मेथड और पार्शियल गुडविल मेथड में इनकम स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है। सो अब हम आते हैं फुल गुडविल मेथड और पार्शियल गुडविल मेथड में रेशियोज में क्या फर्क पड़ेगा। तो रिटर्न टू असेट्स और रिटर्न टू इक्विटी जो होगा वो फुल गुडविल मेथड में ज़्यादा बेटर होगा रेदर देन पार्शियल गुडविल मेथड में, बिकॉज जैसे कि हमने देखा था असेट्स जो है हमारे गुडविल की अमाउंट बढ़ा देता है बाय, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल देता है 4,000 ज़्यादा थे फुल गुडविल में असेट्स। और इक्विटी की वैल्यू भी जो है कि फुल गुडविल मेथड में ज़्यादा होती है बिकॉज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे जो रेशियोज होते हैं नेट इनकम अपॉन असेट्स, नेट इनकम अपॉन इक्विटी, ये ज़्यादा बेटर होंगे इन फुल गुडविल मेथड। हमें करिकुलम में एक एग्जांपल दे रखा है कंपनी का जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसमें जो है कि बोथ एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स भी है, और प्लस इसने एक्विजिशन मेथड भी यूज करा है। सो सिर्फ एक्विजिशन मेथड से ही गुडविल अमाउंट रिपोर्ट होता है बैलेंस शीट में। तो हमें एक बैलेंस शीट का स्पेसिमेन दे रखा है। सो बैलेंस शीट के इस एग्जांपल में इसमें जो गुडविल भी है, प्लस इसमें जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर सिंगल लाइन कंसोलिडेशन भी है, और यहाँ पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। सो ये एक एग्जांपल दिखा रखा है कि एक ऐसी कंपनी का जिसमें जिसने कि एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स में भी इन्वेस्ट करा है, प्लस इसमें एक्वायर भी करा है कंपनीज को। अब हम आ रहे हैं गुडविल इम्पेयरमेंट के टॉपिक पर। गुडविल एक ऐसा एसेट है जिसको हम कभी भी एमोर्टाइज नहीं करते, हमेशा हम इम्पेयर करते हैं। सो जो आईएफआरएस में है और यूएस कैप में सेम इम्पेयरमेंट फ्रीक्वेंसी हमें एटलीस्ट वंस चेक करना होता है एनुअली, और रिवर्स करना इम्पेयरमेंट को अलाउड नहीं होता अंडर आईएफआरएस और यूएस कैप गुडविल के लिए। तो जो एलोकेशन है बेसिस है, वो आईएफआरएस के लिए गुडविल इज एलोकेटेड टू कैश जनरेटिंग यूनिट्स, और यूएस कैप के लिए गुडविल इज एलोकेटेड टू द रिपोर्टिंग यूनिट्स। तो इसका टेस्टिंग अप्रोच क्या रहता है। अंडर आईएफआरएस इट इज अ वन स्टेप अप्रोच, एंड अंडर यूएस कैप इट इज अ टू स्टेप अप्रोच फॉर गुडविल इम्पेयरमेंट। सो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या गुडविल को इम्पेयर करने का डेट है। अंडर आईएफआरएस इसको हम कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग कैरिंग वैल्यू जो कि बैलेंस शीट में गुडविल की वैल्यू है टू द रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। और इसमें यूएस कैप में हम करते हैं बाय कंपेयरिंग कैरिंग वैल्यू ऑफ कंपेयरिंग कैरिंग वैल्यू टू फेयर वैल्यू ऑफ रिपोर्टिंग यूनिट। फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू वर्ड सेम होता है। सो मार्केट वैल्यू क्या है और कैरिंग वैल्यू क्या है गुडविल का, उससे हम कंपेयर करते हैं। सो जो अब हम इम्पेयरमेंट करते कैसे हैं। आईएफआरएस में तो सिंपल रहता है कि हम इम्पेयरमेंट करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग रिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम कैरिंग वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ करिकुलम में नहीं है। सो इम्पेयरमेंट लॉस हमारा ऐसे आ जाता है, फिर इस जो गुडविल हमारी जो करंट वैल्यू ऑफ गुडविल है अंडर आईएफआरएस, उसको हम इम्पेयरमेंट लॉस से सब्ट्रैक्ट कर दें टू गेट द न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल। और यूएस कैप में ऐसे रहता है कि हम फेयर वैल्यू ऑफ रिपोर्टिंग यूनिट माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक नया टर्म है, अभी तक हम कैरिंग वैल्यू से चेक कर रहे थे। सो इससे जो सेपरेट करके आ रहा है वो हमारा इम्प्लाइड गुडविल है। सो अब जो हमारा करंट वैल्यू ऑफ गुडविल है बैलेंस शीट में, उससे हम माइनस करेंगे इम्प्लाइड गुडविल से टू गेट टू द इम्पेयरमेंट लॉस। तो ये एक तरीके से टू स्टेप अप्रोच है टू गेट टू द वैल्यू ऑफ इम्पेयरमेंट। तो लास्ट टॉपिक हमारा वेरिएबल इंटरेस्ट एंड स्पेशल पर्पस एंटिटीज है। ये जो वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी है ये टर्म बस यूएस कैप में यूज करें, और स्पेशल पर्पस एंटिटी टर्म बोथ आईएफआरएस और यूएस कैप पे अपीयर करता है। सो स्पेशल पर्पस एंटिटी क्या होता है, लेट्स से एक स्पॉन्सर है, इसको एक एक्सपेंसिव एसेट बाय करना है। तो ये एसपी एक सेपरेट एंटिटी है जो कि स्पॉन्सर क्रिएट करता है, और ये एसपी एसेट बाय कर लेता है, और इसी के अगेंस्ट से ये फंडिंग अदर पार्टीज से लेता है। लेट्स से ये बोरो करे डेट मार्केट से, तो ये डेट मार्केट से बोरो करके एसेट को बाय कर लेते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि एसपी को जो है कि ये ऐसे एसेट को ऐसे कोलेटरल रख लेगा, जिससे कि जो इसका जो डेट का जो रेट होगा, कॉस्ट ऑफ डेट, वो कम पड़ेगा कंपेयर टू स्पॉन्सर जो कि वो डायरेक्टली बोरो करता। सो इसके बाद जो स्पॉन्सर है वो राइट टू यूज असेट्स ऑब्टेन कर लेता है फ्रॉम एसपी, और और एसपी को पेमेंट्स करता है, लीज पेमेंट्स करता है फॉर द राइट टू यूज एसेट्स। सो एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। सो इसको अगर स्पॉन्सर अगर इसको कंसोलिडेट नहीं करता है एसपी को, तो इसका फायदा ये होता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है एंड लेवरेज रेशियो है वो अच्छे रहते हैं, बिकॉज जो हमारा नेट इनकम है वो तो एज इट इज रहता है।
बट असेट्स की वैल्यू कम रहती है बिकॉज हमारा असेट जो है एसपी में है, और लाइबिलिटीज भी कम रहती है बिकॉज एसपी बोरो कर रहे हैं। सो इसी मैकेनिज्म को, इसी लूपहोल को फिल करने के लिए जो अब है वो एसपी को कंसोलिडेट करने का रिक्वायरमेंट रहता है। सो अब टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पर्पस ऑफ एसपी ये रहता है कि क्रिएट करे टू अकोमोडेट स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ए स्पॉन्सरिंग एंटिटी। स्पॉन्सरिंग एंटिटी हमारा स्पॉन्सर है। स्पॉन्सरिंग एंटिटी का क्या रोल रहता है कि ट्रांसफर करता है असेट्स टू एसपी, ऑब्टेन करता है राइट टू यूज असेट्स और परफॉर्म वेरियस सर्विसेज फॉर द एसपी। अदर पार्टीज का ये रोल रहता है कि ये प्रोवाइड करता है फंडिंग टू द एसपी। और फंक्शन क्या रहता है एसपी का? फंक्शन ये रहता है कि एक लेजिटिमेट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म हो सकता है टू एग्रीगेट सर्टेन एक्टिविटीज एंड देयरबाय रिड्यूस रिस्क। तो इसका क्या लीगल फॉर्म्स हो सकते हैं एसपी के? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की तरह एग्जिस्ट कर सकती है, एज ए ट्रस्ट एग्जिस्ट कर सकती है, एज ए पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर सकती है, या एज एन अनकॉर्पोरेटेड एंटिटी यूज एग्जिस्ट कर सकती है। सो वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी एक ऐसा टर्म है जो कि बस यूएस कैप कॉन्सेप्ट है। तो ये रेफर करता है ऐसी एसपीई को जो कि एंटिटी है फाइनेंशियल कंट्रोल्ड बाय वन और मोर पार्टीज विदाउट मेजॉरिटी वोटिंग इंटरेस्ट। सो इस केस में जो हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल्ड है बाय स्पॉन्सर, और इसका मेजॉरिटी वोटिंग इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है बिकॉज ये इसकी फंडिंग आउटसाइड से आ रही है। सो कब होता है एक एसपीई एक वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी? जब टोटल इक्विटी एट रिस्क इनसफिशिएंट होता है टू फाइनेंस एक्टिविटीज विदाउट आउटसाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। लाइक हमने इस केस में बोरोइंग ले रहे हैं या फिर इस केस में फंड रेज कर रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज। इक्विटी इन्वेस्टर्स लैक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग: एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व लॉसेस, और राइट टू रिसीव रिटर्न्स। कोई भी एक ऐसा चीज नहीं है तो फिर ये एसपीई एक वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी है। सो कंसोलिडेशन कब करते हैं? कंसोलिडेशन रूल। सो जब प्राइमरी बेनिफिशियरी है वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी का, इस केस में स्पॉन्सर, उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा इसको एज ए सब्सिडरी रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप परसेंटेज। रिगार्डलेस से कितना भी, लेट्स से 5%, 10%, 12%, जितना भी ओन करे एसपी को, इसको कंसोलिडेट करके अपने बुक्स में दिखाना पड़ेगा। सो एक एग्जांपल 11 ऐसा है जिसमें कि हम दिखाते हैं कि आफ्टर कंसोलिडेशन सेम इफेक्ट पड़ता है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज कि हम बोरोइंग ले रहे हो अगेंस्ट एन एसेट। तो ये जो हमें एग्जांपल दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि डायरेक्टली बोरोइंग अगेंस्ट एसेट इज सेम एज कंसोलिडेटिंग द एसपी व्हिच बोरोज अगेंस्ट द एसेट। तो हमें ये एक एग्जांपल दे रखा है जो कि है एक कंपनी जो कि रेज करना चाहती है 55 मिलियन थ्रू इट्स रिसीवेबल्स। सो इसमें जो अल्टरनेटिव वन ये है कि हम बोरो करें डायरेक्टली अगेंस्ट रिसीवेबल, और दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि हम बोरो कर रहे हैं एसपी बोरो कर 55 मिलियन, हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 मिलियन, और उसमें हम परचेज कर रहे हैं 60 मिलियन ऑफ रिसीवेबल्स फ्रॉम द हमारे पेरेंट कंपनी, उससे हम परचेज करवा रहे हैं। सो ओडेना की ये जो हमारी कंपनी है उसका बैलेंस शीट ये है। इसमें जो है कि पहले अल्टरनेटिव ये रहता है कि इसमें जो जो कैश का अमाउंट है वो बढ़ जाता है 55 मिलियन, और जो हमारे नॉन करंट लाइबिलिटीज है वो बढ़ जाते हैं 55 मिलियन। सो पहले अल्टरनेटिव का ये डिफरेंस रहता है कंपेयर टू द बैलेंस शीट। और जो दूसरा जिसमें हम कंसोलिडेट कर रहे होते हैं उसमें एसपी का बैलेंस शीट ऐसा बनता है कि उसमें 60 मिलियन का जो अकाउंट रिसीवेबल जो ट्रांसफर करे वो रिसीव हो गया, प्लस लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी ये है, इक्विटी ये हमारी पेरेंट कंपनी की है। तो इससे फर्क ये पड़ता है कि जो कैश का अमाउंट है वो तो पेरेंट कंपनी को एक्स्ट्रा रिसीव हो गया था बिकॉज हम बोरो कर रहे बिकॉज हमने सेल करे रिसीवेबल्स को। और जो अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट है वो 60 मिलियन से इंक्रीज हुआ है बिकॉज हमने कंसोलिडेट करा है। जो नॉन करंट लायबिलिटीज है 55 मिलियन से इंक्रीज हुआ है बिकॉज हमने हमने जो है कंसोलिडेट करा है। और जो एक शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो अनचेंज रहेगा बिकॉज हमने 5 मिलियन अपनी इक्विटी इन्वेस्ट करा था एसपी में। सो ये दिखा रहा है कि सेम इफेक्ट पड़ता है बैलेंस शीट में एज कम्पेयर टू डायरेक्टली बोरोइंग अगेंस्ट रिसीवेबल्स।